एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आज पॉलिटी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, जो कि 2 जुलाई टू 8 जुलाई न्यूज़ में रहे थे। जो भी चीज़ें आर्टिकल्स लिखे गए हैं जिनके बारे में, या फिर कोई और स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, क्या उसका बेसिक बैकग्राउंड है, क्यों ये लॉन्च की गई है, एंड व्हाट वर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ दैट स्कीम। तो जो भी टॉपिक के बारे में प्रीवियस हिस्ट्री, जो फ्यूचर आउटकम्स हो सकते हैं, वो हम सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम देखते हैं कि भाई आज हम लोगों ने इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। आज हम कवर करेंगे ये 4 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे ये पूछा है कि भाई आपने ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये पूरी की पूरी, और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसमें कितनी पेंडेंसी पड़ी हुई थी, उसको कितना आप लोगों ने उसका निपटान किया, और अल्टीमेटली जो भी कमिश्नर्स की यहाँ पर वैकेंसी खाली थी, क्या आपने वो भरी कि नहीं भरी। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इन स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी हैं। हमारे काम की चीज़ ये है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द CIC, इसका क्या स्टेटस है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन दिस CIC। अभी रिसेंटली एक नया अमेंडमेंट बिल पास किया गया था मतलब आफ्टर चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ CIC। तो हम देखेंगे प्रीवियस एक्ट में क्या चीज़ थी और नए एक्ट में क्या चीज़ें इन लोगों ने चेंज करी हैं। तो ये सारा देखेंगे इसके बारे में। सेकंड है आपका निपुण भारत मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी ये निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया है, जिसका स्पेसिफिक काम ये है कि भाई जो चिल्ड्रन जो अपने स्टार्टिंग फाउंडेशनल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में होते हैं, जस्ट लाइक 3 to 9 ईयर्स, उन बच्चों को रीडिंग में और जो ये गिनती वगैरह होती है, ये सब पूरे तरीके से आनी चाहिए। तो क्लास 3 तक आते आते उनके पास ये प्रोफिशिएंसी हो कि वो हर चीज़ को पढ़ पा रहे हैं और हर नंबर को पहचान रहे हैं। जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, वो सब उनको आती हो। तो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये निपुण भारत मिशन लॉन्च किया है। हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या इसके नए ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे कैसे सरकार इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करेगी, ये सारा इसमें देखेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा वाटर डिस्प्यूट बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। हर स्टेट के कोई भी जो रिवर है जो 2 स्टेट्स के बीच में होके गुजरती है, उन दोनों स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट रहने बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इसीलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच भी जो आपकी रिवर कृष्णा है, क्योंकि ये दोनों ही जो स्टेट्स हैं वहाँ से निकलती है, तो हमेशा इन पर डिस्प्यूट रहता है। अभी जो डिस्प्यूट हुआ है वो किसके बारे में है, एंड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर पार्लियामेंट के किसी एक्ट में किस तरीके से इन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को सुलझाया जाता है, और क्या वो जो एक्ट है वो सफिशिएंट है इन डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए, या फिर किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो ये सारी जो चीज़ें होंगी ये हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। लास्ट है हमारा 6 इयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। 2015 में सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसमें सभी सिटीजन्स को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए और नए नए ऐसी स्कीम्स जिसमें गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी जो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं सरकार ने चलाए। अभी 6 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी रिसेंटली जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक वर्चुअल इवेंट में ये बताया कि भाई किस तरीके से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वाज अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव, और कौन कौन से इनिशिएटिव हम लोगों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर लिए। क्लियर है? तो ये चारों चीज़ें हम लोग करेंगे डिटेल में। तो पहला टॉपिक शुरू करेंगे हमारा सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग दी CIC। न्यूज़ में क्यों था, हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑल द स्टेट्स उनको डायरेक्ट किया है टू फाइल द स्टेटस रिपोर्ट्स ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग द वैकेंसीज एंड द पेंडेंसी इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये तो है अपनी न्यूज़ वाली बात कि ये चर्चा में हुआ क्यों है ये। इसके रिगार्डिंग ना काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं न्यूज़पेपर्स में।
तो जैसे जैसे आप हर रोज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे वैसे वैसे आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द CIC, इसके फंक्शंस, इसकी पावर्स, इसकी जुरिस्डिक्शंस, ये बढ़ती जाएगी हर रोज़, लेकिन बशर्ते कि आप हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है, तो ये तो है रिपोर्ट, ये जो न्यूज़ में है ये तो इसलिए था। साथ में अगर हम देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्या इसकी पावर्स हैं एंड एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें इसके बारे में पेपर में पूछी जाती है, खास करके जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें। तो अगर हम देखें इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी, CIC वॉज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द RTI एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसीलिए क्योंकि ये विद इन दी एक्ट बनी है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग द CIC। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो जितने भी आपकी बॉडीज़ हैं, चाहे वो फाइनेंस कमीशन है, चाहे वो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या फिर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, इन सब में कितने मेंबर्स होते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो CIC है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक रहेगा, और उसके अलावा नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है आपके पास और 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी कितने सारी जो इंफॉर्मेशन की क्वेरीज हैं वो आ रही हैं, क्योंकि अगर कम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे तो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जो डिले इन दी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए जैसा जैसा एक डेवलपमेंट होती रहती है उसी के हिसाब से इनके नंबर्स भी डिसाइड होते रहते हैं, बट ये 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, दैट इज़ टू बी श्योर। चलो, अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये आप ध्यान रखेंगे, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले एक कमेटी है जिसकी रिकमेंडेशन पर ये काम करेगा। तो इसीलिए जो एक कमेटी है CIC को चूज़ करने के लिए, उसके 3 मेंबर्स हैं। एक तो है प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, जो इसके हेड होंगे कमेटी के। सेकंड है लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दी लोकसभा, अगर कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो पूरी की पूरी जो एक ऐसी पार्टी जो सेकंड नंबर पे है उसको हम लोग ऑपोजिशन पार्टी मान लेंगे, और उसी पार्टी का जो लीडर होगा दैट वुड बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दी लोअर हाउस और लोकसभा। ठीक, तो वो मेंबर होगा। एंड लास्ट देयर वुड बी अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर which who is to be nominated by the प्राइम मिनिस्टर। तो दो तो फिक्स्ड हैं, लेकिन तीसरा मेंबर जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो चूज करेंगे, वो यहाँ पर इसका मेंबर बन जाएगा। और इसी 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो प्रेसिडेंट है दैट अपॉइंट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। पहली चीज तो ये। साथ में अगर हम इसके जुरिस्डिक्शन की बात करें तो jurisdiction of this commission extends over all the central public authorities। पूरे इंडिया में जितनी भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उन सब के रिगार्डिंग ये एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है, कि अगर किसी भी अथॉरिटी ने, किसी भी कंपनी ने, जो पब्लिक कंपनी है, उसने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर विदहोल्ड करके रखी हुई है, किसी ने इंफॉर्मेशन मांगी बट उसने नहीं प्रोवाइड करी, तो ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और या फिर जो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, दे कैन लुक इनटू द इशू। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया ये इसकी जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेन्योर की बात करते हैं। टेन्योर कितना है? टेन्योर पहले जो था इनका दैट वाज 5 years एंड 65 year, या तो 5 year की सर्विस हो या फिर 65 years एज हो, विच एवर इज अर्लियर। तो पहले तो ये था, बट अभी रिसेंट एक अमेंडमेंट आया था जिसकी हम लोगों ने बात करी कि अभी एक एक्ट सरकार ने पास किया है जो प्रेसिडेंट की एसेंट भी उसको मिल चुकी है। उसके अनुसार अब ये जो 5 year वाला क्लॉज था ये अब हटा दिया गया है, और लिखा क्या गया है कि भाई जो एक अपॉइंटमेंट है
किसी भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चाहे तो वो 1 साल हो सकती है, चाहे वो 2 साल हो सकती है। कोई एक सीआई जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो 4 साल के लिए हो सकता है, कोई सिर्फ 6 महीने के लिए हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बारे में काफ़ी एक लिमिटेशन भी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से सीआईसी और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को चूज़ करेगी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन लोगों का राइट है उससे उनको वंचित किया जा सके। ये एक लिमिटेशन है कि भाई ऐसा हो भी सकता है अगर सरकार चाहे तो, है ना। जब हम इसकी क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तब ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इससे जो सीआईसी की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इसको थोड़ी सी झटका लगता है, थोड़ी सी कमी आती है उस चीज़ में। क्लियर है? तो आप ध्यान रखेंगे, पहले देयर वाज 5 years and 65 years, बट नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और 65 years वो तो है ही है, एज की जो बैरिंग है, जो लिमिटेशन है, ठीक है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दोबारा से वो उसी पोजीशन पर अपॉइंट नहीं हो सकते। पहले भी लिखा हुआ था ये चीज़ और ये अब भी मेंटेन्ड करी हुई है सरकार ने। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें कि भाई व्हाट आर दी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीआईसी। पावर्स देखते हैं पहले क्या है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट from any person regarding information requested under RTI 2005। ये जो RTI 2005 है इसके अंडर हर एक पर्सन को there was given a right to information, कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक में नहीं लेकर आई गई है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप RTI के थ्रू निकलवा सकते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप किसी पर केस कर सकते हैं या फिर उसको पब्लिक डोमेन में भी रिलीज़ कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सीक्रेसी के हिसाब से या फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर जो प्रोहिबिटेड है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जाएगी, तो वो आप नहीं गेन कर सकते। बट बाकी जो इन्फॉर्मेशन है नॉर्मल वाली वो आप इजीली अवेलेबल हो जाती है आपको। क्लियर है? तो एक तो ये ड्यूटी है इसकी कि भाई किसी भी आरटीआई की एप्लीकेशन को रिसीव करना, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना कि क्या सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई है। नेक्स्ट पावर है द कमीशन कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स और सुओ मोटू पावर। ये बेसिकली है कि भाई जब सीआईसी को ये लगता है कि इस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रिलीज़ की गई है बाय एनी अथॉरिटी, तो उसके पास ये पावर है कि भाई वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सके। और जब वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है देन सीआईसी एक्ट एज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ समनिंग और रिक्वायरिंग द डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर इन्वेस्टिगेटिव मैटर्स। कि अगर सीआईसी ने इंफॉर्मेशन मांगी है, कोई डॉक्यूमेंट डिमांड किया है और किसी को बुलाया है कोई गवाही वगैरह देने के लिए, तो उन सबको पेश होना पड़ेगा, क्योंकि सीआईसी के पास ये पावर है दैट इट कैन एक्ट एज द सिविल कोर्ट। तो ये बेसिकली इसकी आप कह लो कि ब्रॉड पावर्स एंड जुरिस्डिक्शंस हैं जिनके अंडर ये काम करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि व्हाट आर द इश्यूज़, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जो सीआईसी है ये क्या इसका बेसिक हिस्ट्री है, कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, क्या इसमें पावर्स एंड जुरिस्डिक्शंस हैं। बट कहीं ना कहीं किसी एक एक्ट में हमेशा लिमिटेशंस रह जाती हैं। कोई भी एक बॉडी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से मे बी ना काम करे, तो वो क्यों काम नहीं कर रही है, क्या ऐसे इश्यूज़ हैं, ये हमें पता होने चाहिए एज द एनालिसिस पार्ट। क्योंकि ये सारे जो आप कह लो कि पार्ट्स हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। जब आपसे पूछते हैं कि एनालाइज द स्टेटस एंड पावर ऑफ सीआईसी, क्या ये 2005 से लेकर अब तक अपने रोल पर खरा उतरा है कि नहीं उतरा है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको यहाँ से पता लगेगी। तो अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो फर्स्ट इशू है डिलेज एंड बैकलॉग्स।
कि इन्फॉर्मेशन आपने मांगी बट आपको इन्फॉर्मेशन विद इन दी 25 डेज या विद इन द 30 डेज मिलनी थी, बट अब उसको 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं है, या तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं कमीशन में, या तो वो कम है या फिर रिक्वेस्ट ही बहुत ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन की, तो कुछ भी हो सकता है, बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, दैट हैज़ बीन डिलेड। और कई सारे बैकलॉग्स हैं CIC के पास जिसमें ये है कि भाई इन्फॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई, एंड अकॉर्डिंग टू अ डेटा CIC टेक्स 388 days on an average to dispose of an appeal or complaint from the date it was filed before the commission। तो more than 1 year लिया जाता है CIC के द्वारा किसी भी अपील को रिड्रेस करने में, तो ये 1 साल से भी ज़्यादा का प्रोसेस है, और ये एवरेज है, कहीं पर में भी 6 महीने हो, कहीं पर 1.5 या 2 साल हो, तो एवरेज इसका 1 साल निकला है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इशू जो लोगों को उनका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उससे थोड़ा सा वंचित रखता है। सेकेंड इशू है नो पेनल्टीज। जिस भी ऑफिसर की या जिस भी पार्टिसिपेंट की ये ड्यूटी थी कि ये इन्फॉर्मेशन निकाले और उसका जवाब बिल्कुल सही टाइम पर दे, अगर वो ऐसा नहीं भी करता है तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी डिसाइडेड नहीं है। तो इसीलिए विदाउट एनी हैविंग दी प्रोहिबिशंस कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो लोग हैं वो बैकलॉग्स रखते रहते हैं, डिले करते रहते इन्फॉर्मेशन देने में, क्योंकि सज़ा तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए अगर आपको ये इंश्योर करना है कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, तो इसके लिए आपको इन सभी चीज़ों को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मेंबर्स हैं जिनका काम इन्फॉर्मेशन देना है वो सही से अपना काम करें, अदरवाइज देयर आर दी लॉज ऑफ पेनल्टीज़। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है वैकेंसीज़। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की भी। CIC में ही 3 वैकेंसीज अभी खाली हैं, तो सरकार के और कोर्ट्स के कहने के बावजूद भी यहाँ पर वैकेंसीज़ को फिल नहीं किया जा रहा है। तो ये तो इशू काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट बीइंग सॉल्व्ड। And last, there is the lack of transparency. The criteria of selection, etc. Nothing has been placed on the record. कैसे किस मेंबर को चूज़ किया गया है, क्या उसकी मेरिट है, किस बेसिस पर उसको सिलेक्ट किया गया है, ये कोई भी चीज़ पब्लिक डोमेन में आती ही नहीं है। तो इसीलिए ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा if we want that RTI Act 2005 become successful in nature। क्लियर है? तो इसकी क्या पावर्स हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, ये आपने सारा ओवरऑल तरीके से पढ़ लिया। नेक्स्ट, जो आपका हमने भी रीसेंट अमेंडमेंट की बात करी जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019। अब ये बिल नहीं रहा है, अब ये बन चुका है एक्ट, बिकॉज इट हैज़ रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमारा काम बेसिकली ये है कि भाई ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये अमेंडमेंट्स एक तो क्यों हुई हैं, सरकार ने क्या इसके पीछे रैशनेल दिया कि हमने ये अमेंडमेंट्स करी हैं, अमेंडमेंट से पहले क्या चीज़ थी, प्रीवियसली व्हाट वाज द इश्यूज, एंड आफ्टर अमेंडमेंट क्या क्या चीज़ें नई ऐड की गई हैं आफ्टर अमेंडमेंट। तो अगर हम देखें इस एक्ट में स्पेसिफिकली जो सेक्शन 13 एंड सेक्शन 16 इन दोनों को अमेंड किया गया है, बट अपने लिए सेक्शन याद रखने ज़रूरी नहीं है, बट ये ज़रूरी है कि कौन सा जो एक सेक्शन है उसको अमेंड किया गया है, उसमें लिखा क्या हुआ था, उसका नंबर नहीं भी याद तो कोई इशू नहीं है। तो अगर हम देखें तो इसमें ये 3 चीज़ें चेंज करी गई थी। एक तो टर्म ऑफ द CIC एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, एंड सेकेंड इज़ द सैलरी, एंड थर्ड आर द डिडक्शंस। अगर मैं टर्म की बात करूं तो जो 2005 वाला एक्ट था उसमें CIC या फिर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं एट सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल विल सर्व फॉर द 5 years। ये लिखा हुआ था 5 years और 65 years ऑफ द एज विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या लिख दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ द ऑफिस।
ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ है कि कितना टर्म ऑफ ऑफिस किसी भी CIC को या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को प्रोवाइड करना है। तो मोर पावर्स हैज़ बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट वाज रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द CIC एंड ICs। जो सेकंड था दैट वाज द सैलरी। अगर हम ओरिजिनल एक्ट की बात करें 2005 एक्ट, सेंट्रल लेवल पर सैलरी ऑफ द CIC एंड ICs वर इक्वलेंट टू द सैलरी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स रिस्पेक्टिवली। जैसे जो CIC था उनकी जो सैलरी थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, किसके इक्वलेंट थी, CEC के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की इक्वलेंट थी। और जो बाकी नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे उनकी थी इलेक्शन कमिश्नर्स के इक्विवेलेंट सैलरीज। और जो आपके स्टेट लेवल पर थे, स्टेट लेवल पर जो आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी सैलरी थी आपकी इलेक्शन कमिश्नर्स के इक्वल। और जो उसके अंडर और दूसरे आपके स्टेट लेवल पर सैलरीज थी वो थी चीफ सेक्रेटरीज के इक्विवेलेंट। तो ये ध्यान रखेंगे हल्का सा, पहले क्या चीज़ थी, जो CIC है उनका CEC के इक्विवेलेंट है, जो नॉट मोर देन 10 ICs हैं उनका इलेक्शन कमिश्नर्स के इक्विवेलेंट थी। स्टेट लेवल पर जो चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी सैलरी थी इलेक्शन कमिश्नर्स के इक्विवेलेंट। और जो उनके अंडर नॉट मोर देन 10 काम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स उनकी थी चीफ सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग सैलरीज। तो क्योंकि इनकी सैलरीज इन बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के इक्विवेलेंट थी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर्स, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैलरी इनको मिलती थी, फिक्स्ड थी, क्योंकि CEC की और इलेक्शन कमिश्नर्स की तो सैलरी फिक्स्ड है। तो इसीलिए इसको भी चेंज कर दिया गया। और क्या लिख दिया गया इस एक्ट में, दैट सैलरीज हो, चाहे वो अलाउंसेज हों, चाहे फिर कोई और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हों कि भाई आपको इतने टाइम के लिए हम अपॉइंट करेंगे या फिर आपकी ये अलाउंसेस मिलेंगे, आपको इतना HRA होगा, इतना आपका DA बढ़ेगा, जो सब भी चीज़ें हैं नाउ दैट वुड बी डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर इंक्रीज्ड। सैलरी की टर्म्स में भी द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर इंक्रीज्ड। दूसरी चीज़ ये थी, अगर हम थर्ड की बात, डिडक्शंस की बात करें, तो जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें अगर कोई भी CIC या फिर IC एट द सेंट्रल लेवल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर वो किसी मान लो कोई वो रिटायर हो रखे हैं और उनको पहले वाली जो सर्विस है उसकी पेंशन आती है, तो जो सैलरी होगी अभी जो उनको मिलेगी एज अ CIC और IC, उसमें से वो पेंशन डिडक्ट होकर मिलेगी उनको सैलरी। पहली चीज़ तो ये थी। अब इस चीज़ को भी सारा का सारा ख़त्म कर दिया गया है। द बिल रिमूव्स दीज प्रोविजंस। तो डिडक्शंस भी अब कम हो रही हैं, लेकिन जो पावर्स या फिर सैलरीज या फिर अपॉइंटमेंट है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर को बढ़ा दिया गया है। तो ये भी एक काइंड ऑफ थ्रेट टू दी अकाउंटेबिलिटी था कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने जो चुनिंदा पर्सन्स हैं उनको चूज़ करेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में भी अगेंस्ट द गवर्नमेंट या फिर कोई और करप्शन की इन्फॉर्मेशन कोई ना मांग ले, तो ये सब जो अथॉरिटीज़ हैं दे वुड बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इट कैन बी द थ्रेट टू द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड एनी अदर थिंग्स। तो ये सारी बातें की गई थी उस टाइम पर, बट नाउ दिस एक्ट हैज़ बीन पास्ड और इसके हिसाब से ही चीज़ें चलती आ रही हैं। क्लियर है? तो आपने CIC को इस तरीके से पढ़ना है कि भाई किस तरीके से इसकी पावर्स डिसाइड होती हैं, क्या नए रिसेंट अमेंडमेंट्स किए गए हैं इसमें, और जो भी चीज़ न्यूज़पेपर में आप देखते हैं उसको आपने लिख लेना है साथ साथ, तभी चीज़ें रिवाइज होंगी बार बार। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की PDF और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।